नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। दार्जिलिंग में हिंसा के बाद फंसे हजारों पर्यटक, शांति के लिए सेना का फ्लैग मार्च। ममता बनर्जी ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बंद को बताया अवैध। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को नहीं माना अनिवार्य, बिना आधार वालों को छूट। आधार होने पर पैन कार्ड से जोड़ना जरूरी। बेमियादी धरने पर बैठे तमिलनाडु के किसान। महाराष्ट्र में 9 दिनों में 10 किसानों की खुदकुशी। पंजाब में 12 जून से आंदोलन की चेतावनी। भारत और पाकिस्तान बने शंघाई सहयोग परिषद के सदस्य। प्रधानमंत्री ने कहा, संपर्क परियोजनाओं में रखा जाए संप्रभुता का ख्याल। आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति पर जोर। ब्रिटेन में सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी का सरकार बनाने का ऐलान। प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने नकारी इस्तीफे की मांग, कहा तय समय में होगा बहस। तो आइए देखते हैं पहली खबर। भारत आज शंघाई सहयोग परिषद यानी एससीओ का पूर्ण सदस्य बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत ने सदस्यता ग्रहण की। भारत के साथ पाकिस्तान को भी सदस्य बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि संपर्क के साधन बढ़ने चाहिए, लेकिन इसका असर संप्रभुता पर नहीं पड़ना चाहिए। 2 साल की लंबी प्रक्रिया के बाद शुक्रवार को भारत शंघाई सहयोग परिषद का पूर्ण सदस्य बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए सभी देशों को धन्यवाद दिया। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ साझा कोशिशों पर जोर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत एससीओ सहयोग आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को एक नई दिशा तथा शक्ति प्रदान करेगा। क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में अफगानिस्तान में शांति तथा स्थिरता भी एससीओ के प्रयासों से लाभ उठा सकती है। साल 2001 में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान ने एससीओ का गठन किया था। प्रधानमंत्री ने एससीओ देशों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने भारत की चिंताएं भी सदस्य देशों के साथ साझा की। कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स अथवा परियोजनाओं की सफलता एवं स्वीकृति के लिए संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता का आदर जरूरी तथा इनकी इंक्लूसिविटी तथा सस्टेनेबिलिटी आवश्यक है। प्रधानमंत्री की मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई। दोनों नेताओं ने रिश्तों को बेहतर बनाने पर चर्चा की। आर्थिक और कनेक्टिविटी से जुड़े मामलों पर भी बात हुई। This meeting was a broad assessment of the relationship. So I would say you should rest assured that there was a sense that both sides would address each other's concerns very seriously. प्रधानमंत्री की मुलाकात उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से भी हुई। बीती रात पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्री ने एक दूसरे का हालचाल जाना था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत विवेक काटजू साहब। विवेक जी, स्वागत है सर आपका। एससीओ की पूर्ण सदस्यता भारत और पाकिस्तान दोनों को, क्या इसके मायने हैं इस रीजन में? देखिए, अभी तक एससीओ चीन और रूस जो 2 महाशक्तियां हैं, उनके साथ साथ 4 मध्य एशिया के देशों की एक ग्रुपिंग थी। लेकिन भारत और पाकिस्तान के जुड़ने के साथ साथ दक्षिण एशिया भी एक रूप से इस जो एक भौगोलिक एक एंटिटी है उसका वो सदस्य बन गया है। और अब जो एक्सेस की बात है या कनेक्टिविटी की बात है और अब ट्रेड की बात है, व्यापार की बात है, उद्योग लगने की बात है, अब उसमें मुझे लगता है तीव्रता आएगी। इसके साथ साथ आतंकवाद को झेल रहा है चीन, रूस और मध्य एशिया के देशों में भी एक आतंकवाद का भय है। कुछ भय ये अफगानिस्तान की अस्थिरता के कारण है, क्योंकि जो कुछ आतंकवादी गुट जो हैं
उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान के खिलाफ जिन्होंने मोर्चे खोले हुए थे, वो चीन का जो एक गुट है, वो भी सब ये अफगानिस्तान में है, वहां शरण ली हुई है। तो इस हिसाब से अब एक ये ग्रुप जो है ज्यादा सार्थक बन सकता है। इसमें एक ही बात है, वो ये है कि क्या पाकिस्तान अपना रवैया बदलेगा, क्योंकि अब जब तक पाकिस्तान पूर्ण रूप से कनेक्टिविटी देने को भारत को तैयार नहीं होगा और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जो प्रांत हैं, बलूचिस्तान जो प्रांत है, उसके जरिए अफगानिस्तान में भारत को कनेक्टिविटीज या संपर्क नहीं देगा, तब तक मुश्किलें जो एक पूर्ण रूप से जो रहेंगी और जो एक सपना है, ख्वाहिश है सब देशों की जो कि एससीओ के सदस्य हैं, वो पूरा नहीं हो पाए। और क्या यही वजह है काजू सर कि जिस तरीके से आज जो संबोधन था प्रधानमंत्री का, उन्होंने दो बातों पर खास तौर पर जोर दिया, कनेक्टिविटी हो लेकिन संप्रभुता का ख्याल रखते हुए, और आतंकवाद पर कार्रवाई एकजुटता के साथ। ये बिल्कुल आपने सही फरमाया, यही दो मुख्य मुद्दे भारत के लिए हैं। जो सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो बनाया गया है, और अब चीन और पाकिस्तान दोनों कह रहे हैं कि भारत शामिल हो जाए, कैसे शामिल हम हों, उनको समझना चाहिए। ये तो एक तो हमारी संप्रभुता की बात है, और उसके साथ साथ एक कॉरिडोर दो देशों ने तैयार कर दिया, और अब भारत से कह रहे हैं कि आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, बिना शर्त ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपका लाभ होगा। पाकिस्तान से हमें यही सवाल पूछना चाहिए कि आप एक तरफ तो ये बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ अफगानिस्तान को हमें पंजाब के जरिए एक्सेस नहीं दे रहे हैं। ये दोनों बातें जो हैं एक दूसरे में कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, इन दोनों बातों में विवाद है। तो सिद्धांत की बात अगर करें तो पाकिस्तान को समझ आएगा। दूसरी चीज आतंकवाद, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आज कहा कि पाकिस्तान भी आतंकवाद का शिकार है, और यहां तक कह दिया कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का शिकार है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, वो शायद भूल गए कि पाकिस्तान ने तो आतंकवाद अपनी भूमि से अपने गुटों द्वारा, जैसे लश्कर, जैश, तालिबान, इनके द्वारा अपने पड़ोसी देशों में फैलाया हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का एक भूमि है, एक एपिसेंटर है, जो अंग्रेजी का शब्द है, वो पाकिस्तान है। तो ये सब को जो ये देश के नेता हैं, एससीओ के नेता, वो समझते हैं। और मुझे उम्मीद है कि चीन को एक तरफ अगर हम रख दें, और देश जो हैं शायद हमें शायद ये समझकर पाकिस्तान को अभी नहीं तो बाद में सलाह जरूर देंगे। एक आखिरी सवाल सर कि जिस तरीके से, जिसका जिक्र आपने भी किया चीन की बात, क्योंकि इस पूरे संगठन में चीन का खासा दबदबा है, और जो सबसे बड़े मैं कहूँ कि गोल हैं भारत के, वहाँ पर अगर कोई एक अवरोध है तो वो चीन की तरफ से ही दिखता है, दूसरे मंचों पर भी, और शायद कमोबेश यहाँ पर भी वही हो। उससे निपटने के लिए, उससे पार पाने के लिए मैं कहूँ किस तरीके की रणनीति की इसमें ज़रूरत होगी, क्योंकि बहुत अहम होगा यहाँ पर कि भारत शामिल हुआ है, लेकिन वो अपने मकसद को आगे कैसे ले जाता है। देखिए, ये जो एक रिलेशनशिप है, ये बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है, और आगे चलेगी। उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, मुश्किलात हैं, वो कम नहीं होंगी। अब उसका एक ही जरिया है निपटने का, वो ये कि जहां पर हमारे हितों की बात है उस पर हम दृढ़ रहें। जैसे प्रधानमंत्री ने आज साफ साफ संकेत दे दिया, वहां ये सेंट्रल एशिया के नेता, रूस के राष्ट्रपति पुतिन सब और चीन के राष्ट्रपति मौजूद थे, जब उन्होंने ये कहा कि हमारी संप्रभुता से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, ये हमारे हित है, हमारा राष्ट्रीय हित है, तो इस पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन जिन क्षेत्रों में, जैसे उद्योग का क्षेत्र है और आर्थिक क्षेत्र हैं, जहां पर हम सहयोग कर सकते हैं, वहां हम अवश्य करेंगे। और मुझे लगता है कि दो बड़े देश, दो मैच्योर देश इसी तरह अपना सिलसिला आगे बढ़ाते हैं कि जहां मतभेद हैं वहां उन मतभेदों को कम करने की कोशिश की जाए, लेकिन अपने हितों की दृढ़ता से सुरक्षा की जाए। जहां पर यह मुमकिन है कि सहयोग के जरिए दो देश आगे बढ़ सकते हैं,
वहां पर सहयोग करना चाहिए। और चीन के साथ हमारी ये नीति तो अब 1988 से चल रही है, राजीव गांधी के जमाने से चल रही है और हर प्रधानमंत्री ने उसी मॉडल को आगे बढ़ाया है। मोदी जी ने भी किया है और मुझे लगता है बड़ी खूबसूरती से आगे बढ़ाया है। लेकिन चीन के साथ जो मुश्किलें हमें होंगी उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस अहम मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। ये थी हमारी पहली खबर। बंद का मिला जुला असर रहा है। सेना ने हिंसा पीड़ित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। यहां 10,000 पर्यटक फंसे हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने बंद को अवैध बताया। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। सेना ने हिंसा पीड़ित दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और करसियांग में फ्लैग मार्च किया। खराब माहौल के बीच पर्यटकों का बुरा हाल है। करीब 10,000 पर्यटक वहां फंसे हुए हैं। हाँ, टोटली घाटा हुआ है। टोटली 2 दिन का टूर था, मिसमैनेज हो गया और हम लोगों को रात को ही वहाँ से चलना पड़ा। आज पूरे दिन यहाँ पे हम लोग रहे हैं। फैमिली थी हमारी और 2 दिन हमारे बिल्कुल बेकार हो गए। कुछ भी नहीं घूम पाए। हम पूरे दिन होटल में रहे और वापस आ गए। राज्य सरकार पर्यटकों को निकालने की कोशिशें कर रही है। पर्यटकों को शुक्रवार और शनिवार को NBSTC की मुफ्त बस सेवा उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है। We have arranged extra coaches in the Calcutta bound train. Our volunteers, tourism officers and workers, they are on the road. We have arranged several buses from several places of hill areas to Siliguri. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीड़ित इलाकों का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के को गैर कानूनी बताया और कानूनी कार्रवाई की बात कही। CPM और BJP ने बातचीत पर जोर दिया है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का गुरुवार को प्रदर्शन सरकारी स्कूलों में बांग्ला को अनिवार्य बनाने के विरोध में था। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया कि दार्जिलिंग में बांग्ला को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। पूरा दार्जिलिंग सुनसान पड़ा है। पर्यटक वापस भाग रहे हैं और वहां के स्थानीय लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सवाल ये है कि इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, विमल गुरुंग या ममता बनर्जी। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ सिलीगुड़ी से अखिलेश सुमन। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को अनिवार्य नहीं माना है। हालांकि उसने आयकर भरने के लिए आधार को अनिवार्य करने वाले केंद्र के कानून को वैध माना। कोर्ट ने उन लोगों को राहत दी है जिनके पास आधार नहीं है। ऐसे लोगों के लिए पैन और आधार को जोड़ना अनिवार्य नहीं है। आधार कार्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो सिर्फ पैन कार्ड के जरिए आयकर भर सकते हैं, लेकिन जिनके पास आधार और पैन दोनों हैं उन्हें दोनों को आपस में जोड़ना होगा। सरकार इसे राहत मान रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस नए कानून को, जो इनकम टैक्स के प्रावधान का कानून है, इसको वाजिब पाया और कोर्ट ने कहा कि संसद को अधिकार है कानून बनाने का और इस कानून में कोई गलती नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरा, कोर्ट ने ये भी कहा कि जो इनकम टैक्स असेसी हैं जिनके पास आधार है उनको लाजमी ये आधार कार्ड लिंक करना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी कर रहे सलमान खुर्शीद ने भी फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सरकार से साफ कहा है कि आधार को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर वो विचार करे और खामियों को दुरुस्त करे। उन्होंने कहा कि निजता के अधिकार वाला मामला संवैधानिक पीठ के पास लंबित है, लिहाजा कोर्ट ने उन लोगों को राहत दी है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। I don't use the word setback. I think this is just the court cooperating and collaborating with Parliament to find an appropriate scheme of things. And the court has certainly, I think, gone quite a distance in supporting what the Parliament has done. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आयकर अधिनियम की धारा 139 AA को वैध बताया है, जिसमें डेटा लीकेज के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड को जोड़ने की बात कही गई है। न्यायाधीश AK सीकरी और अशोक भूषण की खंडपीठ ने कहा कि संसद के पास कानून बनाने का पूरा हक है। पंचानन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हिंसाग्रस्त मंदसौर में स्थिति सामान्य हो रही है। आज दिन में कर्फ्यू में ढील दी गई। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से बातचीत की पेशकश दोहराई है। मंदसौर शहर में 3 दिन बाद बाजार खुले तो लोग जरूरी सामान खरीदने निकले। शुक्रवार को कर्फ्यू में 8 घंटे की ढील दी गई। शहर में ATM चालू हो गए हैं।
दूध और सब्जियों की आवक भी बढ़ गई है। इस दौरान किसी बाहरी को शहर में प्रवेश नहीं मिला। हम लोग जैसे डिसीजन ले रहे हैं कर्फ्यू की उठाने की अवधि को बढ़ाने में, वो अपने आप में प्रमाण है कि हमें लग रहा है कि सब ठीक हो रहा है, इसलिए कर्फ्यू की अवधि कर्फ्यू खत्म करने की अवधि बढ़ाई जा रही है। मंदसौर में हिंसा के आरोप में 156 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य के दूसरे हिस्सों से छिटपुट हिंसा की खबरें आती रहीं। भोपाल इंदौर हाईवे पर फंदा के पास कुछ गाड़ियों में आग लगा दी गई। गुरुवार को भी छिंदवाड़ा, शाजापुर और धार समेत कई इलाकों में आगजनी और पथराव हुआ था। किसानों का आरोप है कि मंदसौर में पुलिस की पिटाई से किसान घनश्याम धाकड़ की मौत हो गई। हालांकि पुलिस का दावा है कि मौत की वजहें अभी अस्पष्ट हैं। एएनआई के मुताबिक रायसेन में भी किसान श्रीकृष्ण मीणा ने आत्महत्या कर ली। किसान पर 10 लाख रुपए का कर्ज था। किसानों का आरोप है कि उन्हें फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा और न ही योजनाओं का पता है। यूरिया खाद वगैरह के, तेल के भाव, पैकिंग चीज़ों के भाव सब शासन डिसाइड कर रहा है, पर किसान की जो फसल है उसका भाव कोई डिसाइड नहीं कर रहा है। वो दिन पे दिन घुसता ही जा रहा है। जो शासन ने कितनी योजना चला रखी है, वो गांव तक अभी तक कोई योजना ना तो कोई बताते, ना हमको मालूम है क्या है क्या नहीं है क्या। और सोयाबीन की जैसे फसलों का हमको उचित मूल्य भाव नहीं मिल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ दल स्थिति बिगाड़ने में लगे हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां जो कि आंदोलन को अनावश्यक हवा देने की कोशिश कर रही हैं, राजनीतिक स्वार्थवश, मैं समझता हूं उन्हें बचना चाहिए। किसानों के हितों से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ने इन आरोपों को गलत बताया और कहा कि प्रधानमंत्री कर्ज माफी का वादा भूल गए हैं। And on the day of the election, President Prime Minister promised that if they come back, they will waive the loan. So they were doing politics, not we are. मध्य प्रदेश में 1 जून से किसान आंदोलन चल रहा है। मंगलवार को आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में 5 किसानों की मौत हो गई थी। राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप के बीच मंदसौर में जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, लेकिन किसान नेताओं का मानना है कि जब तक उनकी समस्याओं का कोई स्थायी समाधान सरकार नहीं ढूंढती है, तब तक उनके जीवन में किसी भी तरह का परिवर्तन संभव नहीं है और किसानों की समस्याएं लगातार उठती रहेंगी। मंदसौर से कैमरामैन संजय कुमार के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। इस वक्त हमारे साथ रविंद्र सिंह शोराण जुड़ रहे हैं नीमच से। रविंद्र, आपने उस पूरे इलाके का दौरा किया है, किस तरीके से किसानों के हालात हैं? और हालांकि उनका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा और अब लगता है कि आर पार की लड़ाई के मूड में है। जी कविंद्र, देखिए जो इलाका है ये मंदसौर मालवा का जो बेल्ट है, इसमें किसान की हालात बहुत खराब है, बहुत दयनीय है, क्योंकि लैंड होल्डिंग जो है वो लगातार घटती जा रही है और किसानों का सबसे बड़ी तकलीफ जो है वो यही है कि किसानों को उचित मूल्य जो है अपनी जो फसल है उसका नहीं मिल पा रहा है एक तरफ। दूसरी तरफ मानसून जो है वो बहुत ही अनिवन है, कभी अच्छा मानसून होता है, कभी खराब होता है, जिसकी वजह से किसानों की जो फसल है उसकी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है और कर्ज के बोझ के तले लगातार किसान दबता जा रहा है। जल स्तर है वो घटता जा रहा है। इन सब बातों की तरफ सरकार का लगातार ध्यान दिलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से किसान का यहाँ का जो है वो आत्महत्या करने को मजबूर है या फिर खेती छोड़कर उसको शहरों की तरफ जाना पड़ता है, जहां पर मजदूरी करके वो अपना पेट पालता है। इन सब समस्याओं के बीच किसान जो है वो कह रहा है कि वो मजबूर है इस आंदोलन को करने के लिए, क्योंकि सरकार की तरफ से किसी तरह का भी उनको कोई भरोसा नहीं मिल रहा। बिल्कुल रविंद्र, और जा रही है, कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। इसके अलावा आज कर्फ्यू में ढील दी गई है, लेकिन कुछ छुटपुट हिंसा की खबर दूसरे जिलों से जरूर सामने आई है। साथ ही साथ सरकार के लिए अभी भी चुनौती बरकरार है, क्योंकि जो नजदीक के नेबरहुड के जो राज्य हैं उनमें से भी इस तरह के समाचार आ रहे हैं कि उन्होंने भी अपनी सपोर्ट एक्सटेंड की है मध्य प्रदेश के किसानों के लिए। रविंद्र, खबरें यही है देश भर से कि किसानों को लेकर अलग अलग जो संगठन हैं देश के अलग अलग राज्यों में, उन्होंने सपोर्ट की बात की। शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट के लिए। देश भर में किसानों की मांग को लेकर जो तमाम संगठन हैं वो एकजुट होते जा रहे हैं और शनिवार को दिल्ली में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पर लगातार
किसानों की समस्याएं सामने आ रही हैं, लेकिन सरकारें फिलहाल मौन हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद दूसरे राज्यों में किसान आंदोलन फैलने लगा है। जंतर मंतर पर 40 दिन तक धरना देने वाले तमिलनाडु किसान पी अय्या कुन्ना की अगुवाई में राज्य में बेमियादी आंदोलन शुरू हो गया है। वो किसानों के कर्ज माफी और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। प्लीज कीप योर प्रॉमिस, withdraw the case from the Supreme Court and give the pension to the farmers. Those who are above 60 years, give profitable price to the farmers. Till that we ask them to write off loans. महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन के बीच किसानों की खुदकुशी के मामले भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले 9 दिनों में 10 किसानों के आत्महत्या करने की खबर है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने नहीं चुकाए गए बैंकों के फसल कर्ज की गणना और किसानों की संख्या का पता लगाने के लिए समिति बनाई है। इस महाराष्ट्र में 4 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कल भी सोलापुर के एक करमाला तालुके में एक किसान ने आत्महत्या की और अपने खत में उसने लिखा कि जब तक राज्य के मुख्यमंत्री मुझे जलाने नहीं आते तब तक मेरी चिता को आग नहीं लगाना। समय निकालने पे सरकार तुली हुई है, जो अभी किसानों के सहन शक्ति के ऊपर से जा रही है। दूसरे राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी किसान आंदोलन शुरू हो सकता है। भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि अगर मंदसौर फायरिंग की सीबीआई जांच और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया जाता तो रविवार से दूध और सब्जियों की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। ये जब तक हमारी मांगें सरकार नहीं मानती है, इस पर विशेष चर्चा नहीं होती है, कल की बैठक में ये आंदोलन राष्ट्रीय स्वरूप लेगा और पूरे देश में आंदोलन चलता रहेगा। पंजाब में 7 किसान संगठनों ने कर्ज माफी और स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें लागू करने की मांग को लेकर 12 जून को आंदोलन का ऐलान किया है। वहीं राज्य में पिछले 1 महीने में कई किसानों के आत्महत्या करने की खबर है। पिछले 2 दिनों में फतेहगढ़ साहिब के गांव डेर मीर मीरा के किसान लखवीर सिंह और गांव लाहौरी खुर्दा के किसान जसपाल सिंह ने कर्ज के चलते जान दे दी। नवविक्रम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में सेना ने उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। मुठभेड़ में 5 आतंकवादी मारे गए हैं। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पिछले 3 दिनों में इस इलाके में 12 आतंकी अब तक मारे जा चुके हैं। कश्मीर घाटी में आज अलगाववादियों के बंद की वजह से आम जनजीवन पर भी असर पड़ा। स्कूल और कॉलेज बंद रहे और बाजारों में सन्नाटा रहा। कुछ जगहों पर पत्थरबाजी भी हुई। इधर रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने आज श्रीनगर में सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की। एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणव राय और राधिका रॉय के घर सीबीआई की छापेमारी के खिलाफ आज कई पत्रकार संगठनों ने प्रेस क्लब में एकजुटता का प्रदर्शन किया। पेश है रिपोर्ट। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हुई बैठक में कई नामचीन पत्रकारों और कानूनविदों ने इस छापेमारी का विरोध किया। प्रणव रॉय ने इस घटना को राजनीति से प्रेरित करार दिया और सीबीआई जैसी संस्था को निजी हितों के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। Frankly, is not against the CBI or the ED or the income tax. It's against politicians who are manipulating and want to eviscerate these institutions of our country. कानून अली एस नरीन ने सीबीआई की छापेमारी को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करार दिया, तो वहीं पत्रकार और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण शौरी ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए पत्रकारों से एकजुट होने की अपील की। That is, the raids and the FIR filed by the CBI are definitely an unjustified attack on press and media freedom. They will try to divide the press by insinuating such things, and they will use you. They will use the existing media to defame the rest of the media. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अलावा भी कई संगठन इसमें शामिल थे। इस मौके पर एडिटर्स गिल्ड के अध्यक्ष राज चेंगप्पा, वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर और एचके दुआ समेत कई पत्रकारों ने इस छापेमारी का विरोध किया। मोहम्मद फाते टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तेलंगाना से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पी गोवर्धन रेड्डी का आज हिमाचल के कुल्लू में निधन हो गया। 80 साल के गोवर्धन रेड्डी को सफर के दौरान दिल का दौरा पड़ा था। वो संसद के स्थायी समिति के सदस्यों के साथ 1 सप्ताह के हिमाचल दौरे पर थे। कल नालगोंडा में उनका अंतिम संस्कार होगा। रेड्डी आंध्र प्रदेश विधानसभा के 5 बार सदस्य रहे। 2012 में वो राज्यसभा के सांसद चुने गए। राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने
उनके निधन पर शोक जताया और तेलंगाना में किसानों की बेहतरी के लिए किए गए प्रयासों को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद समेत कई नेताओं और मंत्रियों ने उनके निधन पर दुख जाहिर किया। ब्रिटेन आम चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं हासिल हुआ। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी सबसे ज्यादा सीट जीतने के बावजूद 326 के जादुई आंकड़े से 8 सीट दूर रह गई। हालांकि प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने इस्तीफा नहीं देने की बात कही। उन्होंने कहा कि तय समय में ब्रेक्जिट को अंजाम दिया जाएगा। लेबर पार्टी ने 261 सीटें जीतकर धमाकेदार वापसी की तो भारतीय मूल के नेताओं ने इस बार रिकॉर्ड संख्या में जीत हासिल की। ब्रेक्जिट के लिए बेहद अहम माने जा रहे ब्रिटेन आम चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी इस बार भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत से वो चूक गई। प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने उम्मीद जाहिर की है कि एक बार फिर वो सहयोगी दलों की मदद से सरकार बना लेंगी। उन्होंने देश में राजनीतिक स्थिरता को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। At this time, more than anything else, this country needs a period of stability. And if, as the indications have shown, if this is correct, that the Conservative Party has won the most seats. दूसरी तरफ चुनाव में धमाकेदार वापसी करने वाली लेबर पार्टी ने टेरेसा मे से इस्तीफे की मांग की है। लेबर पार्टी को लंदन, उत्तर पश्चिम, यॉर्कशायर, वेल्स, पूर्वोत्तर और उत्तरी आयरलैंड में भारी जीत मिली है, जबकि सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी को अपने परंपरागत गढ़ों में कुछ सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। स्कॉटलैंड में कंजर्वेटिव पार्टी को कुछ सीटों पर मिली जीत के अलग राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। लेबर पार्टी नेता जेरेमी कॉर्बी ने चुनाव नतीजों पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने की संभावना पर वो विचार कर रहे हैं। Prime Minister called the election because she wanted a mandate. Well, the mandate she's got is lost Conservative seats, lost votes, lost support and lost confidence. I would have thought that's enough to go, actually, and make way for a government that will be truly representative of all of the people of this country. चुनाव में इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता पॉल नटाल को बुरी तरह से हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन भारतीय मूल के लोगों ने इस बार नया कीर्तिमान रचा है। पहली बार 17 भारतीय मूल के लोग जीतकर ब्रिटिश संसद में पहुंचे। प्रीत कौर ब्रिटिश संसद में पहली महिला सिख होंगी। चुनावी नतीजे पर सबसे ज्यादा यूरोपियन यूनियन की नजरें टिकी थीं। यूरोपियन काउंसिल ने कहा कि इस नतीजे का ब्रेक्जिट वार्ता पर असर पड़ेगा। फ्रांस और जर्मनी ने भी यही बात दोहराई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।